एक ऋषि बहती धारा के किनारे पेड़ों के समूह को तलाश कर रहे थे। वो पेड़ यहाँ भी नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ के देखना होगा। ये सोचते हुए वो महर्षि नदी के किनारे से चले जा रहे थे। अचानक से वहाँ वो अनामिका को अवचेतन अवस्था में देखते हैं। महर्षि जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसकी नाड़ी पकड़ के देखते हैं। नब्ज महसूस करके महर्षि कहते हैं, ये जिंदा है। जीवित रहने के लिए इसकी इच्छा बहुत कठिन प्रयास कर रही है, पर इसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? ऐसी क्या कठिनाई आई होगी फिर महर्षि अपने दोनों हाथों से अनामिका को उठाते हैं और नदी के किनारे एक झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में अनामिका को ले जाते हैं। वहाँ एक लकड़ी के बेंच में अनामिका को लेटा दिया और उसके सर पे कुछ पत्तों का रस लगाया। 10 मिनट के बाद अनामिका अपनी आंखें खोलती है। उसे समझ में आता है वो कहाँ है। उसकी जान बचाने के लिए वो अपने दोनों हाथ जोड़ के महर्षि को प्रणाम करती है। विजयी भव। अभी देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम इस तरह से अपनी जान क्यों लेना चाह रही थी? ऐसी क्या परेशानी है? ये सुन के अनामिका की आंखें भर आती है। अनामिका अपना अपाहिज पैरों को दिखाती है। महर्षि वो देखते हैं। बेटा, क्या तुम अपने पैरों की वजह से ही अपनी जान लेना चाह रही थी? अनामिका बिना कुछ कहे दुखी होकर बस आंसू बहाने लगती है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। ये सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। हे महर्षि, कृपया मेरे इन अपाहिज पैरों में जान दे दीजिए। मेरे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भर दीजिए स्वामी जी। अगर मेरे पैर ठीक हो गए तो निश्चित रूप से मेरी जिंदगी सुखमय होगा। आप विश्वास कीजिए, आप अगर चाहे तो मेरे घर भी आ सकते हैं। जितना दिन चाहे आप वहाँ रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ कितनी खुश हूँ। अगर आपको वहाँ जाके खुशी महसूस ना हो, आपको लगे कि मैं दुखी हूँ, तो फिर से मेरे पैरों को आप अपाहिज बना दीजिएगा। आपसे विनती है स्वामी जी। अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर उसका मजबूत विश्वास देखकर ऋषि मुनि को उस पर थोड़ा संदेह होता है। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पैर ठीक हो जाने पे तुम्हारी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम इतनी कमजोर दिल की नहीं कि अपने पैरों की वजह से तुम आत्महत्या कर लो। बताओ, आज की परिस्थिति के पीछे क्या वजह है? मुनि जी, आपने मेरे पैरों को ठीक करने की बात कही है। मैं आपको अपनी पूरी कहानी जरूर बताऊंगी। वो बताती है अनामिका और उसके पति नौकरी करते थे। पूरा वेतन लाके सासू माँ शारदा को दे देते थे। शारदा बहुत प्यार से व्यवहार करती थी। अप्रत्याशित रूप से उसने दुर्घटना में अपना पैर खो दिया। पति का वेतन पर्याप्त नहीं था। सासू माँ शारदा को बुरा लगा। वो पहाड़ों के ऊपर से उसे गिरा दी। अपनी आंसू पोंछते हुए अनामिका पूरी कहानी बताई। फिर महर्षि उसकी कहानी सुनकर कहते हैं, तुम्हारी सासू माँ पहाड़ों से तुम्हें गिराना चाही, ये गलत बात है। महर्षि, मेरी सासू माँ एक मध्यम वर्गीय गृहिणी है। हम बच्चों से उनके कुछ उम्मीदें, सपने थे। अचानक से ये सब होने पे आमदनी भी कम हो गई और खर्च बढ़ गए। फिर कमाने का कोई दूसरा स्रोत भी नहीं था। मेरे पति के लिए मेरे पैर नहीं थे, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो ठीक से ऑफिस जाना बंद कर दिए। इससे हमारी घर की परिस्थिति और खराब हो गई। फिर एक गृहिणी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करती है, आप बताइए। ऋषि मुनि अनामिका के बातों से सहमत थे। उन्होंने अनामिका के पैरों पर पत्तों का रस से प्रलेप कर दिया। अब तुम जरा खड़ी हो जाओ बेटा। इतना कहकर अनामिका धीरे से खड़े होने की कोशिश करती है। 2-3 बार वो नीचे गिर जाती है। फिर चौथी बार वो खुद से अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। इस बात से अनामिका बहुत खुश हुई कि अब उसके दोनों पैर ठीक हो गए हैं। महर्षि को वो प्रणाम करती है। आपने मेरी जान और वैवाहिक जीवन दोनों को बचा लिया स्वामी जी। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक छोटा रास्ता दिखेगा। उस रास्ते से जाने पे जंगल देवी का मंदिर मिलेगा। वहाँ जाके उनका आशीर्वाद लेना, सब अच्छा होगा। फिर महर्षि का कहे हुए बातें सुनकर अनामिका सीधा जंगल के रास्ते से चली जाती है। वहाँ उसे एक छोटा मार्ग दिखता है। उस रास्ते से अनामिका आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ एक माता का मंदिर दिखता है। वहाँ जाके देखती है कि सासू माँ बैठी हुई है, बहुत दुखी होकर, और वो बहुत रो रही है। हे वन माता, मुझे क्षमा कर दे। अपने बहू के प्रति कोई दायित्व नहीं दिखाकर
मैंने बहुत बड़ी भूल की है। उसकी जिंदगी को बर्बाद करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं खुद को सबक सिखाऊंगी। दुखी होकर कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर अनामिका उनका पीछा कर ही रही थी, पर अचानक से शारदा कहीं नहीं दिखती है। घर जाके उन्होंने कुछ कर लिया तो? ऐसा कह के अनामिका जंगल माता के मंदिर में माथा टेक कर फिर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही बेटा अनामिका के बारे में पूछता है तो शारदा दुखी होकर कहने लगती है, पहाड़ों से धकेल के मैंने बहू को मार दिया है। कम पैसे, अपाहिज बहू, ये सब मेरे से नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए उसकी जान लेके मैं घर आई हूँ। इस तरह रोते हुए कहती है। उसकी बातें सुन के रमेश और प्रसाद भी रोने लगते हैं। बेटा रमेश, तुम्हें फिर से शादी करनी होगी, ऐसी लड़की से जो नौकरी करे और अपनी पूरी तनख्वाह लाके मेरे हाथ में दे दे। शारदा, इतने क्रूरता से कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी ही शारदा है क्या? प्याज काट के बहू के आंखों से आंसू आने पे भी मेरी शारदा रोती थी। आज तुमने उसकी जान ले ली और बेटे को फिर से शादी करने को कह रही हो। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सजा भुगतने जा रही हूँ। बेटे का ख्याल रखना। बहू को मारा क्योंकि बेटे की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। मैं अब जाती हूँ। ऐसा कह के वो घर से बाहर चली जाती है। इस बीच अनामिका चलते हुए घर आ जाती है। अनामिका को देखकर रमेश और प्रसाद चौंक जाते हैं। फिर वो सासू माँ के बारे में पूछने लगती है। जान लेने की सजा भुगतने जा रही हूँ बोल के निकल गई। मैं वापस आ गई हूँ ना पिताजी, इससे पहले कि वो कुछ कर बैठे। चलिए उन्हें वापस ले आते हैं। अनामिका के कहने पर वो तीनों शारदा को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। उस वक्त शारदा पुलिस स्टेशन गई हुई थी। वहाँ वो जाके एसआई अरविंद से मिलती है और अपनी बहू के साथ उसने क्या क्या बुरा किया ये पूरी बात उन्हें बताती है। इंस्पेक्टर अरविंद सबूत लेने के लिए बेटा रमेश का फोन नंबर लेता है। फिर सारी बात वो रमेश को बताते हैं। पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ रमेश अपने पिता प्रसाद और अनामिका को बताता है और उन दोनों को लेकर सीधा अरविंद के पास जाने लगता है। वहाँ शारदा अनामिका को जिंदा देखकर और चलते फिरते देखकर बहुत खुश हो जाती है। बहू, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो बहू को प्यार से गले लगा लेती है। सास बहू को इस तरह देख बाप बेटा भी बहुत खुश होते हैं। किचन में शारदा 2-3 तरह के पकवान बना के काफी थक गई। फिर टिफिन डब्बा लेकर वो हॉल में आई। पति प्रसाद अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही उसकी नजरें दीवार घड़ी पे पड़ती है, देखती है कि घड़ी में 8:30 बज चुके हैं। देखो, बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। बेटा रमेश, तुम्हारा लंच बॉक्स रेडी है। बहू अनामिका, तुम्हारा भी लंच रेडी है। अब देर मत करो, जल्दी जल्दी आओ। शारदा इस तरह से उन्हें बुलाती है। उधर अनामिका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो अपना ब्यूटी कॉस्मेटिक का आखिरी टचअप कर रही थी। बिस्तर पे रमेश बैठ के अनामिका को देख रहा था। ये देखकर अनामिका उससे पूछती है, क्या जी बिना आग झपके मुझे इस तरह देख रहे हैं? अगर हूर परी मेरे सामने इस तरह खड़ी हो तो मेरी आंखें कैसे बंद हो सकती है, बताओ? बाप रे, मेरे पति के अंदर का कवि तो बस जागे ही जा रहे हैं। कल मैं विश्व सुंदरी थी, आज मैं हूर पड़ी हूँ। पता नहीं कल मैं क्या रहूंगी। कल, आज और आने वाला कल, हमेशा से ही तुम खूबसूरत हो, प्यारी हो, और इसीलिए तो हम दोनों के बीच ये बंधन है। ऐसा कह के रमेश अनामिका को देखते देखते आंख मारता है। अनामिका शर्मा जाती है। रमेश बिस्तर से उठ के शर्माती हुई अनामिका के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। अनामिका, तुम शर्माती हो तो पता है बहुत प्यारी लगती हो। जब इधर ऐसी बातें हो रही थी, उधर सासू माँ दोनों लंच बॉक्स वहीं रखती है और ये सोचकर चली जाती है देखने की बार बार पति पत्नी को बुलाने के बाद भी क्यों नहीं आ रहे हैं, और सीधा कमरे में घुस जाती है। बेटे बहू को प्यार से बातचीत करते देख कहती है, ऑफिस जाते वक्त क्या इतनी प्यार भरी बातें कर रहे हो? रमेश और अनामिका हड़बड़ा के देखते हैं कि शारदा वहीं पे दरवाजे के पास खड़ी है, तो वो शर्मा के अपना सिर झुका लेते हैं। जल्दी आओ, ऑफिस लेट से पहुंचोगे तो बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। ऐसा कह के मुस्कुराते हुए धीरे धीरे शारदा हॉल के तरफ चली जाती है। लंच बॉक्स उठाती है। तब तक बेडरूम से रमेश और अनामिका भी हॉल में आ जाते हैं। दोनों के हाथ में दोनों का लंच बॉक्स शारदा दे देती है। बेटा रमेश, बहू अनामिका, ध्यान से ऑफिस जाओ और शाम में अच्छे से लौट के आओ। ऐसा कहने के बाद रमेश और अनामिका दोनों अपना लंच बॉक्स लेके ऑफिस चले जाते हैं। प्रसाद कहते हैं,
क्या जी, अब एक कप चाय मिलेगी? रुकिए, ले आती हूँ। ऐसा कह के वो किचन में जाती है और 10 मिनट बाद चाय बना के वो प्रसाद के लिए ले आती है। शारदा घर का सारा कामकाज करती है, कपड़े धोती है, फिर खाना खा के विश्राम करने लगती है। रात के करीबन 7 बजे शारदा दरवाजे के सामने घूमने लगती है। उसे देखकर प्रसाद कहते हैं, पिछले 1 घंटे से तुम ऐसे ही घूम रही हो, आके बैठो। बेटा बहू का इंतजार कर रही हूँ जी। बेटा बहू जब घर लौटेंगे तो उन्हें नहीं बुलाओगी तो अंदर नहीं आएंगे क्या? आज पहली तारीख है ना। ओहो, ये प्यार बेटे बहू के लिए नहीं है, इसका मतलब उनकी तनख्वाह पे है। चाहे तुम्हें जो सोचना सोचो, आज तक मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। उन्हें वक्त पे ऑफिस भेजा ताकि कभी उनका तनख्वाह ना कटे, इसीलिए हमेशा उन्हें वक्त पे तनख्वाह मिलती है। मेहनत करने पे ही तो फल मीठा होता है। तभी उसी दौरान रमेश और अनामिका बाइक से घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर शारदा किचन में जाती है और गर्मा गर्म चाय बना ले आती है। रमेश और अनामिका चाय पीते हैं और अपनी पूरी तनख्वाह शारदा को दे देते हैं। पैसे मिलते ही मानो कि शारदा का चेहरा चमक उठता है। बहू जाओ, जाके नहा लो, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। फिर रमेश और अनामिका हाँ कहते हैं और वो दोनों हॉल से बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। अचानक से उसके मन में जलन पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि ऐसे ही खुश रहेंगे दोनों तो एक दिन उसे भूल जाएंगे। अब वो जहर उगलना शुरू करती है। फिर एक दिन किस्मत के फेर से वो अनामिका के ऊपर जहर उगल ही दी। एक दिन रमेश के ऑफिस में बहुत काम होने की वजह से अनामिका अकेली ही ऑटो लेकर घर लौटने लगती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, जिस वजह से ऑटो ड्राइवर को भी सामने ना कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही स्पीड ब्रेकर दिख रहा था। तभी अचानक से ड्राइवर स्पीड ब्रेकर के पास जाके अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है। अनामिका गिर जाती है। अनामिका के ऊपर ऑटो गिर जाता है। ड्राइवर को चोट लगती है सर पे और वो बेहोश हो जाता है। अनामिका के पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। कोई है क्या? प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। इस तरह से वो घंटों भर चिल्लाती रही, पर उसके मदद के लिए कोई वहाँ पे नहीं आया। रमेश बारिश में भीगते हुए घर लौट रहा था। उसी वक्त स्पीड ब्रेकर के पास उसे एक हैंडबैग दिखता है। वो पहचान लेता है कि ये अनामिका का बैग है। फिर जल्दी से वो अनामिका को लेके वहाँ से अस्पताल पहुँचता है। शारदा और प्रसाद को जब ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। फिर शारदा मनी मन सोचने लगी, अब से बेटे का तनख्वाह ही मैं खर्च कर पाऊंगी, बहुत मुश्किल होगा। वो सोचती है, वैसे कहावत ही है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि शारदा सासू माँ थी, इसीलिए बस पैसे के बारे में सोच रही थी। माँ होती तो शायद परिस्थिति अलग होती। डॉक्टर आके अनामिका की परीक्षा करते हैं। देखिए, क्योंकि पैरों के नर्व्स डैमेज हो चुके हैं तो पैर अब काम नहीं करेंगे। अनामिका हमेशा के लिए अब व्हील चेयर पे आ जाएगी। दवाइयाँ भी चलेगी और हर एक महीने में चेकअप के लिए आपको आना पड़ेगा। उनका ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख दी। रमेश दवाइयाँ ले आया और साथ ही साथ अनामिका को भी घर ले आया। अनामिका बहुत दुखी थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सिर्फ रमेश के तनख्वाह से घर का खर्च, बाहर का खर्च, अनामिका का इलाज का खर्च संभव नहीं हो पा रहा था। बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे थे। जिन लोगों ने उधार दिया था वो भी वसूली के लिए आ रहे थे। शारदा उन्हें क्या जवाब देगी नहीं समझ पा रही थी। एक दिन शारदा व्हील चेयर पे बैठी अपनी बहू को एक पहाड़ के ऊपर ले जाती है। मुझे माफ करना बहू, हमारे इस आर्थिक परिस्थिति को ठीक करने के लिए बहू का काम करना बहुत जरूरी है। पैसे कमाना बहुत जरूरी है। अब ना तुम काम कर सकती हो ना कमा सकती हो, और जिंदा रहोगी तो बेटे के लिए दूसरी बहू नहीं ला सकती मैं। तुम्हें मरना होगा बहू। अनामिका के लाखों विनती करने के बावजूद शारदा के मन में थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वो अनामिका को व्हील चेयर के साथ पैरों से धकेल दी। अनामिका का व्हील चेयर नीचे गिर गया और अनामिका सीधा पानी में जा गिरी। ये देखकर शारदा को बड़ा दुख हुआ। मेरी सोने जैसी बहू बहुत याद आएगी, मुझे माफ करना बहू। वहाँ से शारदा पैदल घर लौट जाती है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको दूसरा भाग देखना पड़ेगा।